हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम्ड ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय एन.के. शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकेबुलरी सेक्शन, और ये वोकेबुलरी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अपना वोकेबुलरी सेक्शन। जैसा कि अपने पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया ग्रामर सेक्शन, उससे पहले हमने उसके बाद डिस्कस किया लिटरेचर सेक्शन, मेथड वाला सेक्शन। आज हम डिस्कस करते हैं सैंपल क्वेश्चंस, यानी कि सैंपल के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू वोकेबुलरी सेक्शन। तो आइए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। दिए गए अंडरलाइंड पार्ट का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। क्या बताना है? करेक्ट मीनिंग। तो देखिए, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट पुट देयर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां अंडरलाइन किया है पुट देयर हेड्स टुगेदर। देखिए, आप देखें तो ये एक तरह से ईडियम है, यानी कि हम कह सकते हैं एक ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट है, नॉट फ्रेजल वर्ब, ईडियम एंड फ्रेजेस। यहां यानी मुहावरे और फ्रेजेस कहते हैं शब्द समूह। तो उसमें से ये क्वेश्चन लिया है और आपको डायरेक्ट पूछा है पुट देयर हेड्स टुगेदर। देखिए, इस तरह से जब क्वेश्चन देता है ईडियम या फ्रेजेस का, तो उसमें आपको एक हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपको एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाता है। कई बार उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, उस सेंटेंस के हिसाब से आप उस ईडियम या उस फ्रेज का मीनिंग आप ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। बट मैंने काफ़ी इसमें ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो पुट देयर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट। देखिए, फेल्ड टू अंडरस्टैंड, लिसन्ड टू ईच अदर, कंसल्टेड वन अनदर, कंसल्टेड ईच अदर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर। दरअसल ये जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है, पुट देयर हेड्स टुगेदर, इसका मतलब होता है कंसल्ट करना, यानी कंसल्टेशन, यानी विचार विमर्श करना इसका मतलब होता है। जब इसका मतलब विचार विमर्श करना होता है, और विचार विमर्श को कहते हैं हम कंसल्ट करना। अब यहां देखें तो फर्स्ट वाला तो आंसर है नहीं, सेकंड भी आपका आंसर नहीं है, और अब यहां देखें तो कंसल्टेड यानी कंसल्ट वर्ड आपको दे रखा है। तो यहां एक तो दे रखा है कंसल्टेड वन अनदर, एक दे रखा है कंसल्टेड ईच अदर। यहां भी एक ग्रामर का ट्विस्ट आ गया। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर? ईच अदर वी यूज इन केस ऑफ टू एंड वन अनदर वी यूज इन केस ऑफ मोर देन टू। तो यहां जो बात चल रही है, कंसल्टेड वर्ड तो कॉमन है, ये बिल्कुल सही है, कंसल्टेड वर्ड ये तो आएगा ही आएगा आंसर में। बट यहां कितने लोगों की बात चल रही है? द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट। यहां टू पर्सन्स हैं, तो बात टू की चल रही है, तो कंसल्टेड तो रहेगा, तो टू के केस में वन अनदर नहीं आ सकता, इसलिए सी वाला आंसर आपका गलत हो गया। आपका सही आंसर है डी, क्योंकि कंसल्टेड ईच अदर, बिकॉज हियर द ऑब्जेक्ट्स आर टू, one is manager and another is accountant, इसलिए each other वाला आपका यहां करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर हो गया है डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने आएगा। ये आया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन वॉज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आपको पार्ट अंडरलाइन किया है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अर्थात इसका मतलब होता है भेड़ की खाल में भेड़िया। भेड़ की खाल में भेड़िया मतलब भेड़ का चोला धारण किए भेड़िया, ऊपर से भेड़ नजर आ रहा है और अंदर से भेड़िया। तो अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, द मैन वॉज। अब आपको पता है कि भेड़िया, भेड़िया कोई वर्ड जो है, ये भेड़िया वर्ड जो है आपको पता है पॉजिटिव सेंस में तो यूज होता ही नहीं है। हम कहते ही है ना किसी को कि यार ये तो बड़ा भेड़िया इंसान है। तो भेड़िया जो वर्ड है
ये पॉजिटिव सेंस में तो वर्ड यूज नहीं होता, जबकि वेरी ऑनेस्ट तो पॉजिटिव है, वेरी सिंसियर पॉजिटिव है, वेरी पंक्चुअल ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो भेड़िया ये तो आपको पता लगेगा कि ये तो नेगेटिव वर्ड है एक तरह से, यानी ये तो कहीं ना कहीं किसी की नीचता को बताता है, कनिंगनेस को बताता है। यहाँ देखें वेरी ऑनेस्ट तो बहुत ईमानदार होता है, वेरी सिंसियर, वेरी पंक्चुअल ये वर्ड्स भी पॉजिटिव है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हाइपोक्राइट, तो ये हिपोक्राइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है पाखंडी। जो पाखंड करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखते हैं, उनको कहते हैं भाई पाखंडी। बहुत सारे पाखंडियों को आप देखते हो, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो भेड़ की खाल में भेड़िया, इसके लिए हमारे पास यहां फ्रेज है अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा हिपोक्राइट्स, यानी कि पाखंडी। क्या कहेंगे इसको? पाखंडी। ये है हिपोक्राइट, जिसका मतलब होता है पाखंडी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। द थीफ वॉज ब्रॉट टू बुक बाय माई नेबर्स। द थीफ वॉज ब्रॉट टू बुक बाय माई नेबर्स। देखते हैं किस फ्रेज को अंडरलाइन किया हुआ है। यहां फ्रेज है ब्रॉट टू बुक। देखिए ब्रॉट टू बुक, तो आपको पता है कि जब भी इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज की जाती है तो उसका उतना सरल मीनिंग नहीं होता, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि फिगरेटिव लैंग्वेज एंड इडियोमेटिक लैंग्वेज दोनों ही उतना सरल नहीं होता। आपको ये होना चाहिए कि फिगरेटिव लैंग्वेज ये लिटरेचर की एक खास पहचान है, एक खास कैरेक्टरिस्टिक है लिटरेचर का। और यहाँ इडियोमेटिक जो फ्रेज होती है ये दरअसल प्रोज का एक पार्ट है, कहने का अंदाज होता है, जो कि कॉमन नहीं होता, अनकॉमन होता है। तो ब्रॉट टू बुक, अब ब्रॉट टू बुक का क्या मतलब है? द थीफ वॉज, अब अगर आप ऐसे ही तुक्के लगाओगे तो इनमें से कोई भी फिट बैठ जाएगा कि चोर को मेरे नेबर्स पड़ोसियों के द्वारा सजा दी गई, या पकड़ लिया, या देखा गया, या इन्फॉर्म किया गया। जबकि ब्रॉट टू बुक यानी ब्रिंग टू बुक, और ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, यानी किसी को सजा देना। तो ये पनिशमेंट से इसका लेना देना है। और तो ब्रिंग टू बुक, उसी की ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है बुक, सॉरी ब्रॉट टू बुक। तो ब्रॉट टू बुक का मतलब हो गया आपका पनिश्ड। आंसर है आपका ए। याद रखना इन वर्ड्स को, इन इडियोमेटिक फ्रेजेस को, कि भैया ब्रिंग टू बुक का मतलब है सजा देना। जैसे द टीचर ब्रिंग्स टू बुक मैनी स्टूडेंट्स और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डेली। इस तरह से आप अपनी हैबिट में इन चीजों को लाओगे। हालांकि मैं बताऊंगा इनका भी तोड़ है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जिसका तोड़ ना हो, बट अभी तो ये सैंपल है, फिल्म तो अभी बाकी है, ये तो एक ट्रेलर है। तो देखते हैं आगे। हर चीज का तोड़ है, चाहे वो फ्रेजल वर्ब है, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, चाहे वो आपके वन वर्ड्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबका कुछ ना कुछ तोड़ जरूर है। ऐसा नहीं है कि हम रटते चले, लेकिन वो समय अभी आने वाला है। पहले आप देखिए सैंपल। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हिज यंगर ब्रदर गॉट द लॉयंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। यहां जिस फ्रेज को अंडरलाइन किया है वो फ्रेज है द लॉयंस शेयर, यानी लॉयंस शेयर को किया है। तो लॉयंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा। लॉयन, चूंकि आपको पता है कि लॉयन जो होता है अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, जंगल का राजा होता है शेर, तो जो राजा होता है ज्यादा उसी को मिलता है, जो ताकत के लिए है ज्यादा उसी को मिलता है। तो यहाँ लॉयन जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं सिंबल है किसका? लार्ज का, ज्यादा का। तो यहाँ लार्ज यानी लॉयंस शेयर, शेयर कहते हैं हिस्सा। तो यहां आप कह सकते हो हिज यंगर ब्रदर गॉट द लॉयंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। तो आपका आंसर रहेगा लार्जेस्ट शेयर। क्या रहेगा?
लार्जेस्ट शेयर, बड़ा हिस्सा। तो यहाँ ये लॉयंस शेयर है, इसको आप अपनी हैबिट में लेके आइए इन फ्रेजेस को। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द स्टेटमेंट। आपको एक शब्द का चुनाव करना है पूरे कथन के लिए, पूरे कथन के लिए, जिसको आप कहते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात किसी एक कथन या किसी एक सेंटेंस के लिए, किसी पार्ट के लिए आपको एक वर्ड में उसका जवाब देना है। और यहां अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन दे रखा है एन एक्ट ऑफ किलिंग, यानी जो स्टेटमेंट है उसका, एन एक्ट ऑफ किलिंग द पीपल ऑफ ए रिलीजन और कम्युनिटी इज कॉल्ड होमिसाइड, जीनोसाइड, रेजिसाइड, लिंचिंग। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूं, और वो हेल्प में इस तरह से करता हूं, तो देखिए एन एक्ट ऑफ किलिंग, देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स एंडिंग, कुछ वर्ड्स जिनके अंत में साइड लगा रहे, CIDE साइड, और साइड बताता है किलिंग को। किसको बताता है? किलिंग, यानी एक्ट ऑफ किलिंग, यानी एक्ट ऑफ किलिंग, यानी मारने की जो एक्शंस होते हैं वो उनको कहते हैं हम एक्ट ऑफ किलिंग। तो देखो एक्ट ऑफ किलिंग में मैं कुछ आपको हिंट देता हूं। अगर इसमें आता है होमी, अगर वर्ड यानी स्टार्टिंग का जो वर्ड है होमी, होमी कहते हैं, होमी का मतलब होता है मानव यानी कि इंसान। लेकिन अगर वर्ड आता है जीनो, तो जीनो का मतलब होता है नर, यानी किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से रिलेटेड नर, जाति विशेष, जाति या धर्म या समुदाय विशेष से रिलेटेड होता है जीनो। और होमी होता है मानव, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। इसके बाद बात करें हम पैट्री, इसके बाद बात करें हम मैट्री, इसके बाद बात करें हम फ्रेट्री। थोड़ा सा ध्यान देना, पैट्री, मैट्री, फ्रेट्री। इसके बाद बात करें हम सोरोरी, सोरोरी शुरुआत का वर्ड मैंने लिखा है। इसके बाद बात करें हम तो रेजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीटस। अगर हम बात करें तो फीटस, तो देखिए पैट्री, मैट्री, फ्रेट्री, सोरोरी यानी सोरोरी, रेजी, इसके बाद फीटस। इसके बाद कुछ वर्ड्स हम देखें जिनके साथ साइड लगा हो, जैसे इसमें हम वर्ड ले सकते हैं इसके अलावा यक्सरी, तो अगर इन सब के साथ साइड ऐड कर दिया जाए तो देखो होमिसाइड, होमिसाइड बन जाएगा। होमिसाइड होता है एन एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों को किल करने की जो एक्ट होता है उसको कहते हैं होमिसाइड। जीनोसाइड एन एक्ट ऑफ किलिंग द ह्यूमन बींग्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी और रिलीजन, किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को की जो किलिंग करना होता है उसको कहते हैं, मारना होता है उसको जीनोसाइड। पैट्रीसाइड कहते हैं एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, अपने खुद के पिता की हत्या करना, अपने खुद की मां की हत्या करना मैट्रीसाइड, भाई की हत्या करना फ्रेट्रीसाइड, अपनी बहन की हत्या करना सोरोरीसाइड, राजा यानी रूलर, राजा, रानी, मोनार्क, शासक, रूलर की हत्या करना रेजीसाइड। और अनबॉर्न बेबी, जो बेबी अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसको कहेंगे अनबॉर्न बेबी यानी भ्रूण हत्या, उसको कह देते हैं हम फीटिसाइड। ये फीटस होता है तो इससे बन गया वर्ड फीटिसाइड। और इसके अलावा हम देखें तो युक्सरी, यहाँ वर्ड दरअसल ये वाइफ को लेके होता है, अपनी खुद की पत्नी की हत्या करना, ये कहलाता है आपका अक्सरीसाइड। युक्सरीसाइड यानी कि अपनी खुद की पत्नी की हत्या करना। तो पैट्री पिता, मैट्री माँ, फ्रेट्री भाई, सोरोरी बहन, रेजी शासक, रूलर, फीटस भ्रूण हत्या, और युक्सरी कहते हैं अपनी पत्नी की हत्या। ऐसे और भी वर्ड होते हैं जैसे कि इन्फेंटिसाइड, अपने शिशु की हत्या करना। इसके अलावा बात करें तो हम फिलिसाइड होता है, यानी ये भी
अनबॉर्न बेबी की किलिंग करना होता है। तो ये एन एक्ट ऑफ, अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, एन एक्ट ऑफ किलिंग द पीपल ऑफ ए रिलीजन और कम्युनिटी इज कॉल्ड, तो आपका सही जवाब होगा जीनोसाइड यानी कि नरसंहार। होमिसाइड तो मानव संहार होता है, जीनोसाइड नरसंहार यानी कि जाति धर्म से रिलेटेड हो जाता है। रेजिसाइड यानी कि शासक की हत्या करना, राजा रानी मोनार्क की हत्या करना। हाँ, एक वर्ड बड़ा चलन में होता है लिंचिंग। लिंचिंग में क्या होता है जी, बिना कानून की सहायता लिए किसी इंसान को टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, इवन कि उसको किल कर देना, ये लिंचिंग में होता है। यानी कानून अपने हाथ में लेकर, कानून की परवाह किए बिना भीड़ के द्वारा किसी को जो है हम भीड़ अगर उसमें जुड़ जाती है तो मॉब लिंचिंग हो जाता है, लेकिन कानून की अवहेलना करके किसी को सजा देना वो कहलाता है लिंचिंग। तो यहां सही आंसर था आपका जीनोसाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द पर्सन हु रिमेन्स इनडिफरेंट इन एवरी सिचुएशन। ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, उदासीन का मतलब कहते ना, ना सावन हरा, वो कहते ना, एक कहावत है कि भाई दुख में भी वैसा, सुख में भी वैसा, दुख में भी वैसा और सुख में भी वैसा। और कुल मिला के सुख दुख में जिसका व्यवहार सेम रहता हो उसको कहेंगे हम इनडिफरेंट। तो ऐसा व्यक्ति जो कि हर सिचुएशन में उदासीन यानी कि इनडिफरेंट रहे, उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो देखिए इसमें वर्ड है कि रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज नहीं कहेंगे, रिक्ल्यूज तो होता है वैरागी या सन्यासी। रिक्ल्यूज इज द पर्सन हु लव्स लिविंग अलोन। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अकेला या एकांत में रहना पसंद करता है उसको कहते हैं हम रिक्ल्यूज यानी वैरागी। वैरागी कह दो, सन्यासी कह दो, जिसने सन्यास ले लिया, जो अब एकांत वास करना पसंद कर रहा है उसको कहते हैं रिक्ल्यूज। एक होता है वेटेरन। वेटेरन कहते हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी जो बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी भी पर्टिकुलर काम में। तो ये होता है वेटेरन, कहते हैं अनुभवी, बहुत ज्यादा अनुभवी, हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है। और नोविस ये दरअसल वेटेरन का अपोजिट होता है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया मतलब अनट्रेन्ड पर्सन। अनट्रेन्ड पर्सन मतलब ए न्यू पर्सन इन अ सेक्टर, जो नया नया आया हो किसी फील्ड में या किसी सेक्टर में, उसको कह देते हैं नौसिखिया यानी कि नोविस। वेटरन हो गया आपका अनुभवी। और स्टोइक, स्टोइक कहते हैं सदाबहार, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कैसा भी सिचुएशन हो, सुख दुख, गर्मी सर्दी, हर हाल में वो अपने व्यवहार को संयमित रखता है और हर सिचुएशन में वो सेम रहता है, यानी इनडिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं है बहुत कमा लिया, पैसा बहुत आ गया तो बस अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ लिया और जब गिरा तो अपने आप को इतना गिरा दिया, ऐसा नहीं। सुख में दुख में व्यक्ति का व्यवहार सेम होना चाहिए, उसको कहते हैं हम स्टोइक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर है स्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू वंस ओन फैमिली। यूजिंग पावर यानी अपनी ताकत को, अपने रुतबे को यूज करना या अपने इन्फ्लुएंस को, रुतबे को यूज करना, किसके लिए? अपनी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कहलाता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रुतबेदार है, पैसे वाला है, वो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ अपने परिवार के फायदे, अपने परिवार के मेंबर्स के फायदे के लिए सोचता है, वो भी अनुचित तरीके से, चाहे वो परिवार का सदस्य लायक है या नालायक है, नालायक है तो भी उसको लायक बनाने के लिए अनुचित तरीके से जो है उसकी पैरवी की जाती है, उसको मौके दिए जाते हैं। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्ड है एक नेपोटिज्म, एक है सिडोनिम, एक है हार्स, एक है ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी इज द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, जिसमें ऑफिशियल्स के द्वारा शासन किया जाता है, उसको कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी, और हिंदी में नौकरशाही। एक वर्ड है हार्स। हार्स का मतलब होता है अ व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, वो वाहन जो कि डेड बॉडीज को लाने ले जाने का काम करता है, जिसको शव वाहन कहते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं हम हार्स। तो हार्स इज द व्हीकल दैट कैरीज डेड बॉडीज। अब बात आती है सिडोनिम। देखिए सिडोनिम, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो उनका रियल नेम अलग होता है, लेकिन अपने वर्क के लिए, अपने वर्क को पब्लिश कराने में कोई इमेजिनरी नेम से वो उसको पब्लिश कराते हैं। तो सिडोनिम इज नॉट रियल नेम, सिडोनिम इज एन इमेजिनरी नेम यूज्ड बाय ए राइटर और ऑथर, जो किसी राइटर या ऑथर के द्वारा यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम सिडोनिम। एक वर्ड आया है आपका नेपोटिज्म। यस, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म इज द सिस्टम इन विच अ पर्सन uses his influence or power in the advantage of his own family or family members। तो आंसर है आपका भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। तो अपने इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट होता है, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।